नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश श्रीमल आपका स्वागत करता हूं। अब हम बात करेंगे राजनीति की। चूंकि दिल्ली में चुनाव है तो हर तरफ तनाव है, लेकिन इस चुनाव ने कम से कम एक चीज जो कर दी है कि इंडी गठबंधन खंड खंड हो गया है। लेकिन फिर अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, अनेक कहते हैं नहीं, इंडी ब्लॉक हुआ खंड खंड, फिर भी माने ना। प्रशांत जी का स्वागत करते हैं। प्रशांत जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत है। और आपसे पहली प्रतिक्रिया, इंडी अलायंस वाले तो मानने को राजी नहीं है, लेकिन बयान तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि पूछो नहीं। आप पटना में बैठे हैं, तेजस्वी यादव तक कांग्रेस को दिखा रहे हैं उंगलियां, जो कि अब तक लालू यादव हर केस में कांग्रेस के प्रति पूरी रूप से वफादार रहे हैं। कोई आज तक ऐसी कभी परिस्थिति नहीं आई हो जब लालू यादव कांग्रेस के खिलाफ गए हो। वो भी वहां से भी बयान आ रहा है उनके खिलाफ। क्या है इसके मायने कि लालू एरा खत्म? जी सर। सर, ये तो एक बिहार वाला बड़ा दिलचस्प मामला है। हम बाद में आएंगे उस पर। बहुत जबरदस्त चीज है बिहार की राजनीति में क्या है, उसको हम बताएंगे। तो बहुत अंदर की बातें बताएंगे, लेकिन इसको शुरुआत ऐसे करते हैं कि जैसे अभी जो दिल्ली में चुनाव चल रहा है, चुनाव दिल्ली विधानसभा का होने वाला है, तो उस संदर्भ में कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट और देशद्रोही बताया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी काफी विचलित हो गई और काफी गुस्सा में, और इन्होंने शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को इंडी अलायंस से बाहर किया जाए, और तमाम दलों से उन्होंने अपील किया कि तुरंत बैठक करके कांग्रेस पार्टी को इस अलायंस से बाहर किया जाए। तो यहां से बात शुरू हुई कि इंडी अलायंस क्या अस्तित्व में है भी कि नहीं है। तो एक तो सवाल यहाँ ये उठा। दूसरी बात क्या हुई कि उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने कहा कि इंडी अलायंस का नेतृत्व अब ममता बनर्जी करेंगी, और अगले चुनाव आते आते ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करेंगी और इंडी अलायंस का उम्मीदवार वही बनेंगी। अब इससे कांग्रेस को और ज्यादा परेशानी हुई, यहां तक कि टीएमसी के जो सांसद हैं कीर्ति आजाद और कुछ और भी नेता लोग उस बात को रिपीट करने लगे कि ममता बनर्जी निर्विवाद नेता हैं। और यहां तक कि एक पत्रकार ने लालू जी से पूछ लिया कि ममता बनर्जी के बारे में इस तरह की दावा किया जा रहा है टीएमसी पार्टी से के द्वारा, तो लालू जी बोले कि इसमें कहाँ संदेह है, ममता बनर्जी निश्चित रूप से बहुत बड़ी नेता है और वो इंडी अलायंस का नेता हो सकती हैं। तो अब यहां से विवाद जो आगे बढ़ा, तो ये जो है तेजस्वी यादव से पूछा गया। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और राजद के भी नेता हैं, लालू जी के पुत्र, उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस तो लोकसभा चुनाव तक सीमित था, उसके बाद इंडी अलायंस का कोई मायने नहीं है। अब इन सब चीजों के बीच में कांग्रेस को काफी घबराहट हुई कि इस तरह की बातें और ममता बनर्जी को आगे करने की बातें, फिर ये अरविंद केजरीवाल की बात की इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर किया जाए, शायद इन सब चीजों से घबरा कर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने भी कह दिया कि अब इंडिया अलायंस नहीं है अस्तित्व में, वो लोकसभा चुनाव तक ही था। उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आता है कि जब इंडिया अलायंस का कोई जरूरत ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है, तो इसको वाइंड अप कीजिए, यानी खत्म कीजिए।
तो ये सब चीजों का चल ही रहा था। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने लालू जी की आलोचना भी की कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, ममता बनर्जी को आगे करने वाली बात। तो ये सब चीजें हैं। अब उसके बाद आते हैं सर कि इंडी अलायंस क्या हकीकत में है। तो इंडी अलायंस व्यवहारिक रूप से तो कभी था भी नहीं, है भी नहीं और रहेगा भी नहीं, क्योंकि इंडी अलायंस का गठन तो नीतीश कुमार ने किया था। सभी जगह घूम घूम कर सबको इकट्ठा करके सबसे पहला मीटिंग उन्होंने पटना में बुलाया। पटना में इंडी अलायंस का बैठक हुआ और उसके बाद मोटा मोटी ये मान लिया गया कि इसका नेतृत्व का और इसको दिशा देने का काम नीतीश कुमार के कंधे पर होगा। उनको संयोजक बनाया जाएगा और उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी बनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना तो दूर की बात, उनको संयोजक भी नहीं बनाया गया और उल्टे लालू जी ने और कांग्रेस की मिली भगत से, उसमें सोनिया जी का भी हाथ था, नीतीश कुमार को अपमानित करने के लिए लालू जी का एक बयान आता है कि संयोजक बनेंगे हर एक क्षेत्र से एक व्यक्ति, यानी 6 से लेकर 12 तक संयोजक हो सकते हैं। अब उसके बाद नीतीश उतने संयोजक। अब उसके बाद नीतीश कुमार का गुस्सा 7वां आसमान पर कि हम अकेला संयोजक न बन के इतने सारे लोगों के झुंड में हम एक होंगे। तो वो अब वहां से उनका अपना रास्ता उन्होंने अलग अख्तियार किया और अपना निकल लिए वहां से। तो एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि केजरीवाल ने ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस पार्टी को पंजाब में। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को झुका लिया अपनी शर्तों पर। 4 सीट पर खुद लड़े, कांग्रेस को ला दिए 3 सीट पर, जबकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से बहुत बहुत बेहतर रहा है हमेशा। तो ये चीज थी। लोकसभा में आज तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। और वोट परसेंटेज भी कांग्रेस को ज्यादा मिलता है। ठीक है, 7 सीट भाजपा ने जीती, लेकिन वोट परसेंटेज कांग्रेस को ज्यादा मिलता है आम आदमी पार्टी से। तो ये चीजें, और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी की शर्तों पर कांग्रेस झुक गई वहां। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में सीट ही नहीं दिया, वामपंथियों को भी नहीं दिया। केरल में बिल्कुल ये सब बातें हैं। केरल में लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस आमने सामने, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने। अब ले देकर एक सिर्फ अखिलेश यादव मिले जो कांग्रेस को 6 सीटों पर जिताने का काम किया यूपी में। क्योंकि ऐसे सर देखिए, तो 3 स्टेट में तो कांग्रेस का पुराना अलायंस है। जैसे बिहार में 1995 के बाद से ही कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस रहा है। बिल्कुल। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का अलायंस बहुत पुराना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार का अलायंस बहुत पुराना है। तो इसमें नई बात कहाँ रह गई। एक अखिलेश यादव को अपवाद छोड़ दीजिए, तो कहीं कोई इंडिया अलायंस का गठबंधन था ही नहीं लोकसभा में। सब लोग अपनी अपनी हिसाब से लड़े हैं चुनाव। तो व्यवहारिक यहाँ पर मेरा एक सवाल है मेरा कि जब ठीक है आरजेडी बोली, टीएमसी बोली, चाहे और भी कोई दल बोले, समाजवादी बोली, लेकिन जब पवन खेड़ा ने कह दिया कि इंडी अलायंस केवल लोकसभा तक के लिए था, तो अब क्या? उसके बाद तो कुछ बचा नहीं। जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी 99 सीट वाली पार्टी खुद कह दे कि ये लोकसभा तक के लिए था, तो इसकी तो बात चर्चा ही खत्म हो जानी चाहिए और मान लिया जाना चाहिए कि इंडिया अलायंस नहीं है। जी सर। हाँ, ये अब एक चीज है कि जैसे अब पवन खेड़ा चूंकि कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है, तो उनकी बात जो को माननी पड़ेगी कि वो पार्टी की बात है और लोग क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जब एक प्रवक्ता के मुंह से जो बात निकलती है तो वो तो पार्टी की बात हो जाती है। तो पार्टी की सोच तो ऐसी ही है। लेकिन एक चीज है इसमें कि कांग्रेस नेतृत्व या कांग्रेस कैडर में एक बेचैनी भी है कि जो इस बार 99 सीट पर कांग्रेस पहुंच गई, जो पिछली 2 लोकसभा चुनाव में 44 और 52 सीटों पर सिमट गई थी,
वो पार्टी एकदम अचानक से 99 सीटों पर पहुंच गई थी, तो किसके बल पर? आखिर क्षेत्रीय दलों का तो उसमें योगदान था, और यूपी में 6 सीटें जीत गई, तो कांग्रेस पार्टी के पास तो हमको नहीं लगता है कि एक भी सीट जीतने की कुवत थी। जरूर अखिलेश यादव का वोट वहां काम आया उसके। तो ये भी चिंतन है कांग्रेस को, और ये चिंता खाई जा रही है। अब संजय राउत भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपनी गलतियों से ये हुई है, बर्बाद हो रही है, और इंडी अलायंस खत्म हो रहा है, क्योंकि उनका असल में टीस है कि उनको उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया। जी बोलिए। लेकिन एक चीज और है जी, तो एक चीज और है कि महाराष्ट्र में तो जो विधानसभा चुनाव हुआ वो तो महाअघाड़ी गठबंधन के रूप में हुआ, वो तो इंडिया अलायंस काम तक नहीं लिया गया वहां। बिल्कुल। तो इस तरह की स्थिति है। अब आते हैं सर बिहार में। बिहार में लालू जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जो दोनों बयान दिए, वो मोटा मोटी दोनों ही इंडिया अलायंस के खिलाफ गया, या कांग्रेस के एक तरह से खिलाफ गया। हालांकि अलग अलग भाषा बोले, लेकिन दोनों का मोटा मोटी वो है कि कांग्रेस के खिलाफ। इसका कारण है कि इसी साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाला है, और पिछला बार जो चुनाव हुआ था 2020 में, तो कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई थी लड़ने के लिए, और कांग्रेस पार्टी मात्र 19 सीटों पर जीत पाई थी। सर आपको याद होगा कि एनडीए को 125 सीटें मिली, और महागठबंधन को 115 सीटें मिली थी। तो थोड़ी सी अंतर के लिए ये लोग सरकार बनाते बनाते रह गए थे। उसमें जितने भी बिहार के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, या पत्रकार प्रबुद्ध लोग, वो सब बता रहे थे कि यदि कांग्रेस को 40 से कम सीटें दी गई होती, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बुरा स्ट्राइक रेट रहा, 70 में 19 सीटें जीत पाई, और राजद का स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा रहा, तो राजद की सरकार बन जाती, उसी टाइम महागठबंधन की सरकार बन जाती। अब उसके लिए ये बाप बेटे का जो बयान है ना, उसी संदर्भ में है कि अगले चुनाव में कांग्रेस को दबाना है, और उस पर दबाव डाल के उसको 40 से नीचे लाना है। और जबकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम लोग 70 से भी ज्यादा सीटों का डिमांड करेंगे इस बार। तो इस तरह की खेल चल रहा है बिहार में, ये अंदर की बात है जी। जी, ये समझ में आ रहा है कि अगले में अगर चुनाव में मेरे साथ रहना है तो तुमको हम 25 सीट देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। एक तरह से दबाव की राजनीति चुनाव के मद्देनजर दिया गया ये बयान था। लेकिन वही मैं सोच रहा था, जो आरजेडी कांग्रेस की समझिए, जब सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा उठा तब उसके साथ खड़ी रही हर फ्रंट पर। आज तक मुझे कोई एक वाकया याद नहीं आता है जब आरजेडी कांग्रेस के विरोध में गई हो। समाजवादी गई है, आई है, सब कुछ हुआ है। मुख्य तो दो बड़े दल ये इधर थे। टीएमसी तो इनको ऐसा कर दी कि इनका एक विधायक वहां नहीं रहने देती, एक सांसद नहीं रहने देती। तो ऐसे केस में अब इंडिया अलायंस का जो जिस वक्त पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मैं इसे ऑफिशियल लैंग्वेज मानता हूं कांग्रेस का, अब इंडिया अलायंस का नाम लेना हम लोग छोड़ दें। क्यों किसान जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, अब ये औपचारिक रूप से अब कहा जा सकता है कि इंडी अलायंस अब औपचारिक रूप से खत्म। अब उसका कोई ये नहीं है। अब यदि कोई अपोजिशन पार्टी जीतनी है, वो यदि कोई नया नाम के साथ या नए विचार के साथ आते हैं, और कोई इस तरह का गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से एक नए अवतरण में वो लोग आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी सभी दलों को ये मान के चलना चाहिए कि अभी सभी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अब इंडिया अलायंस नाम का कोई गठबंधन एग्जिस्टेंस में नहीं है। नहीं, यहीं पर एक सवाल है सर। ममता बनर्जी के नाम पर आरजेडी खड़ी है, समाजवादी खड़ी है, इसके अलावा और कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। आम तो आदमी ये पार्टी है। लोग, आम आदमी पार्टी का तो कोई लोकसभा का सांसद ही नहीं है, जो है राज्यसभा में है चंद। तो इन लोगों का कोई इम्पैक्ट तो होता नहीं दिख रहा है। चूंकि डीएमके
कांग्रेस का पार्टनर है तमिलनाडु में, लेकिन वो कहीं नहीं खड़ी है, न अपना कमेंट दे रही है न कुछ कर रही है, एकदम बच रही है, चुपचाप साइलेंट आ रहा है, उधर हुआ है। तो सबसे बड़ी पार्टी वो ये कर्नाटक है इनके पास। तो 99 सीट वाली कांग्रेस के अगेंस्ट में कोई भी अब थर्ड फ्रंट भी बनता है तो हमको नहीं लगता है कि वो 30-40 MP से ज्यादा का बन पाएगा। अगर ये सब मिल जाते तब जाकर ये 80, 81, 85, 90 पहुंचते, फिर भी कांग्रेस से छोटा रहते। लेकिन इन लोग इतना कम होते हुए भी कांग्रेस का जो हाल किया है सर, कांग्रेस ने अपने आप को गर्त में पहुंचा दिया। अब देखिए दिल्ली का उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में लगा चुनाव बहुत जम के लड़ेगी कांग्रेस, लेकिन अब तक जो खबर निकल कर आ रही है, शुरू में प्रत्याशी भी अच्छे उतारे गए, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि ये लोग केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो चुनाव क्या लड़ोगे बाबा जी का ठुल्लू? अब आप बताइए ना क्या चुनाव लड़ोगे? और ये बताया जा रहा है राहुल गांधी के वियतनाम आने से लौटने के बाद ये फैसला हुआ है। सच बात तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन यही हो रहा है। जब आप केजरीवाल पर अटैक नहीं करेंगे, जो दो ही सर्वे सर्वा है पार्टी का, उसी के ऊपर तमाम तरह के आरोप है। जैसे कांग्रेस के समय में हम लोग कहते थे ना कि पाताल से लेके आसमान तक का करप्शन है कांग्रेस का, इस अरविंद केजरीवाल की भी अगर करप्शन की लिस्ट निकाल कर देखी जाएगी तो उसका भी कमोबेश यही हाल है। अब इसमें क्या कहा जाए, आपका आखिरी कमेंट सर। हाँ बिल्कुल सर, मैं जो आपने ये बात कही दिल्ली के संदर्भ में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे भी मन में ये आ रहा था कि जब संदीप दीक्षित और अजय माकन जब इतने आक्रामक ढंग से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, तो कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप एकदम मुंह पर ताला मारकर चुप साधे बैठे हुए था। और आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी के आने के बाद उनको एक तरह से ये मिल गया, इशारा मिल गया कि अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर होना ही नहीं है। तो निश्चित रूप से पहले जो से ही सेंट्रल लीडरशिप की इतनी चुप्पी, और अब तमाम कैडर को आदेश कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं जाना है, तो ये कहीं ना कहीं ये इंगित कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब बुरी तरह डरी हुई है, या फिर कहीं और से इशारा आ रहा है कि आम आदमी पार्टी, जी, आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कम से कम कांग्रेस के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। अरे आप बहुत गंभीर बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये देश की पॉलिटिक्स नहीं है अरविंद केजरीवाल को जिताना, बल्कि राहुल गांधी के थ्रू कम्युनिकेट किया गया है किसी बाहरी, ऑफ कोर्स इट विल बी डीप स्टेट। तो इसका मतलब कुल मिलाकर बातें निकलकर यही आ रही है कि केजरीवाल भी मोर और लेस डीप स्टेट के पार्ट हैं कहीं ना कहीं, अगर ये बात सच है तो। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं सर, आप ही के चैनल पर, कि केजरीवाल एक हाफ स्टेट के मुख्यमंत्री, वो जब भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो जर्मनी, यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी का प्रवक्ता, अमेरिका के लोग रिएक्ट करते हैं, और भी वहां के सरकारी लोग रिएक्ट करते हैं। जबकि इसी देश में जयललिता गिरफ्तार होती हैं, एक करुणानिधि गिरफ्तार होते हैं, ये चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे समय तक, वो गिरफ्तार होते हैं, या लालू यादव गिरफ्तार होते हैं, तो कोई किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इतनी परवाह है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। और गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने तो ओपनली कहा है कि उनको अलगाववादियों से बहुत बड़ी मदद मिली है, $16 मिलियन की। तो ये सारी बातें तो एकदम जग जाहिर है, ओपन डोमेन में है जी। चलिए देर सवेर ये भी बात खुलेगी, आखिर किसके इशारे पर कांग्रेस ने केजरीवाल को वॉक ओवर देने का फैसला किया है। तो चुनाव क्यों लड़ती है, क्यों अपने पैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करती है कांग्रेस, किसके लिए है? कांग्रेस से ये एक सीधा सवाल है कि आप हैं किस लिए, जब आप चुनाव ही नहीं लड़ना है
अब बिना चुनाव लड़े आप किससे किससे जीतिएगा? आपका दुश्मन अगर मोदी जी है, मोदी जी को परास्त करना है, तो जब तक आप चुनाव नहीं लड़िएगा आप कैसे परास्त कीजिएगा? मुझे लगता है कांग्रेस दुविधा में है और गहरी दुविधा में है, जिसके कारण इनके चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस कहा जब जिस केजरीवाल को ट्रेटर कहती हो, देशद्रोही कहती हो, उसके लिए फिर खामोशी अख्तियार करना कहीं न कहीं इशारा करता है दाल में कुछ काला है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित तौर पे कीजिए।